का मंदिर था, वही मथुरा में भी जैसे, तो मथुरा तो ये तो सबको पता होगा कि मथुरा में जब कृष्ण गोकुल है, वृंदावन है, ये सब चीजें कृष्ण में, तो वहां पर मस्जिद का कोई औचित्य नहीं था। ये लोग यहाँ इस समय ऐसा हो रहा है, कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, सपा ये सब लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भाजपा क्रेडिट ले रही है मंदिर का। भाजपा कह रही है हम नहीं ले रहे क्रेडिट, बोले नहीं नहीं तुम ले रहे हो जबरदस्ती। वो कह रहे हम अपने मुंह से तो कह नहीं रहे, भाजपा वाले कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं आपका मन यादव हाजिर हूँ एमएपी टॉक द देसी बातचीत में। आज के हमारे शो में जो गेस्ट हैं उन्हें आपने कवि सम्मेलन के मंचों पे देखा होगा, टीवी शोज में देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। हमारे आज के गेस्ट हैं कवि अमरीश त्रिपाठी जी। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। धन्यवाद धन्यवाद। सर आपको हमने टीवी पे देखा है लपेटे में नेताजी जी, वहाँ पे आप राजनेताओं को लपेटते हैं। और होता ये था पहले कि राजनेता जो है, हम ऑडियंस को इतना लपेट चुके हैं, जनता को इतना लपेट चुके हैं कि अब जनता जो है त्रस्त हो चुकी है, फिर उनसे कुछ कह भी नहीं पाती डर की वजह से। तो आप जब उन्हें लपेटते हैं शो में, तो क्या मतलब मन में रहता है आपके? जनता तो हमेशा ही लपेटने के लिए ही बनी है, ये समझो, जब राजनीति की बात करते हैं। और ये फॉर्मेट अच्छा है शो, इसी वजह से वो हिट है काफ़ी। क्योंकि जो आम आदमी होता है वो अपनी बात जनता नेता तक नहीं कह पाता है ना, और खासकर कोई व्यंग तो कभी नहीं कर पाता, डरते हैं कुछ भी कहने से। और ऐसे में हम लोग जब जनता की तरफ से, क्योंकि कवि को जनप्रतिनिधि एक माना जाता है, जनप्रतिनिधि हालांकि नेताओं को कहा जाता है असलियत में, लेकिन जो अपनी बात पहुंचाते हैं, मुद्दे पहुंचाते हैं, वो कवि का काम होता है। और कहते हैं कवि सत्ता का हमेशा विपक्षी होता है। धर्म पे आपने बात करी, तो धर्म जो है आजकल धर्म पे ही सबसे ज्यादा वो मतभेद होते हैं लोगों में। कट्टरता, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब आप स्पिरिचुअल होते हैं, जैसे आपने किसी कुत्ते को खाना खिलाया या गाय को रोटी दी, तो आप एक इंसान के तौर पर वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। पर हमें रिलीजन जो है कभी कभी कट्टरता पे पहुंचा देता है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, धर्म जैसे हम लोगों का निजी मसला है, अपना खुद की सबकी एक आस्था रहती है। ये सही बात है कि अब बहुत ज़्यादा राजनीति होने लगी है इस बात पर, लेकिन मेरा मानना है कि धर्म को निजी ही रहना चाहिए। और अगर अब देखो, अगर नेता, जैसे कोई नेता है या कोई भी कंपनी कह लो, कोई हीरो हीरोइन, इन सबको कह लो, अगर आपको कि वो धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं, तो इसमें ऐसा कोई गलत मतलब मैं नहीं मानता। क्योंकि क्यों नहीं मानता, देखो ऐसा है, हर कोई अपना काम कर रहा है, ठीक है, उनका एक उद्देश्य है। जैसे हर पार्टी को, नेताओं को चाहिए वोट, किस तरीके से मिल रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। वो अपनी सोच रहे हैं, उन्हें इस कार्ड से मिल रहा है या उस कार्ड से मिल रहा है, किस तरीके से मिल रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। अब जैसे कि राम जी का मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है, तो उसमें कहा जा रहा है कि नेताओं, जो विपक्ष में नेता बैठे हुए हैं, कि उनको न्योता दिया गया है नहीं दिया गया है, और जिनको मिल गया है वो ये कह रहे हैं आरएसएस और बीजेपी का कार्यक्रम है, हम वहाँ नहीं जाएंगे। तो कहीं ना कहीं लोग जो बीजेपी का जो विरोध करते हैं, वो कहीं ना कहीं राम जी का भी विरोध करने लगते हैं। और अब सामने ये भी आ रहा है, जो शंकराचार्य हमारे 4, वो भी नहीं जा रहे हैं। उनका भी एक अलग विषय है कि मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ। और अब बीजेपी के जो वर्कर्स हैं वो उन पर ही सवाल उठा रहे हैं कि मतलब इन्होंने हिंदू के लिए क्या किया है। अरे बहुत, 22 तारीख की डेट अभी जैसे जैसे आ रही है ना, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। लास्ट के बिल्कुल जैसे घंटों, लास्ट में कुछ घंटे बचे होंगे, है ना, हर घंटे नई खबर निकल के आएगी। हर मिनट, जब 1 घंटे से कम समय बचेगा तब नई नई खबरें आएंगी। आप देखना, बड़ा गर्म माहौल है। और रही बात जो आप उसकी कह रहे हो कि नेताओं को आमंत्रण मिला, निमंत्रण मिला, देखो राम मंदिर एक बहुत बड़ा उत्सव है, बहुत बड़ा मौका है। और भारत में राम मंदिर नहीं बनेगा तो और कहाँ बनेगा। और अयोध्या हम सबको मालूम है, अभी से नहीं, अंग्रेजों के या मुगलों के आने से पहले से भी सबको पता है। सबके ये चीज़ें क्या है कि जो रामचरितमानस तो काफ़ी बाद में लिखी गई है, उससे पहले भी हमारे पुरखों ने अपने पुरखों से सुनी होगी अयोध्या का नाम, राम का नाम। तो ये तो मतलब मुँह जुबानी सुनते आ रहे, कहानी के तरीके से सुनते आ रहे हैं। तो जब विदेशी जो आए होंगे, राजा मुगल या उससे पहले भी कई लोग आ चुके हैं, उन सबको पता था ये अयोध्या में ये सब इस तरीके से राम भगवान का मंदिर है। और ये और बाबरी मस्जिद जब बनाई गई थी, मुझे पर्सनली ये लगता है कि ये बहुत गलत था कि अगर सबको अयोध्या के बारे में उनको भी पता होगा, निश्चित तौर पे पता होगा, वहाँ मस्जिद का
कोई कॉन्सेप्ट बनना ही नहीं चाहिए था कि उसी जगह पे आप मस्जिद बनाओ। कोई ऐसी तब जमीन की भी दिक्कत नहीं थी, है ना। और ये चीज़ें कहते हैं जो लोग, मैं इतिहास में तो ज़्यादा वो नहीं है, जानकारी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के उससे मैंने जो सुना है कि जानबूझकर मंदिर तोड़े गए, मंदिर के बगल में बनाए गई, तो कई जगह देखने को तो ये मिलता है। ये सुना भी है कि मुगलों ने जहाँ मंदिर थे, जहाँ मंदिर थे वहीं मथुरा में भी, जैसे तो मथुरा तो ये तो सबको पता होगा कि मथुरा में जब कृष्ण है, गोकुल है, वृंदावन है, ये सब चीजें कृष्ण में, तो वहां पर मस्जिद का कोई औचित्य नहीं था। तो अगर अब इधर से ये मंदिर बन रहा है, मस्जिद को वो तोड़े हुए बहुत समय हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले ये वीडियो देख रहा था, तो समय बदलता है, चीज़ें बदलती हैं। मस्जिद को ढाया गया 92 में, अब मंदिर का एक लंबा इंतज़ार करना पड़ा, मस्जिद हटके अब मंदिर बन रहा है। तो उत्सव बड़ा है। और निमंत्रण आमंत्रण की बात ऐसी है, ये बात बिल्कुल सही है कि बीजेपी का विरोध करते करते राजनीतिक पार्टियां राम का ही विरोध करने लगी। और ये भी यहाँ पे भी देखो वोट बैंक की पॉलिटिक्स फायदा बीजेपी ले जाती है, अपने आप मिलेगा। ये लोग यहाँ इस समय ऐसा हो रहा है, कांग्रेस या जो भी विपक्ष है, सपा ये सब लोग मतलब ये कह रहे हैं कि भाजपा क्रेडिट ले रही है मंदिर का। भाजपा कह रही है हम नहीं ले रहे क्रेडिट। बोले नहीं तुम ले रहे हो जबरदस्ती। वो कह रहे हम अपने मुंह से तो कह नहीं रहे, भाजपा वाले कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तब बनी है। हाँ, तो देखो पता सबको है, देखो इच्छा शक्ति और भाजपा का, मैं ये बिल्कुल अगर उसे क्रेडिट मिल रहा है या लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो मैं तो इसको गलत नहीं मानूंगा। क्योंकि भाजपा जब शुरुआत में आई थी, जब उसकी 2 सीटें थी, उस टाइम भी वो इसी उद्देश्य के साथ आई थी। हर पार्टी एक घोषणा पत्र लेके आती है कि हम सरकार में आएंगे तो करेंगे क्या। वो शुरुआत से ही धारा 370 जो उनके बलिदान, जहाँ बलिदान हुए मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है ना, तो वो उसी को लेके चले थे कि 370 पे ही हम जरूर हटाएंगे उसको, मंदिर बनाएंगे और 3 तलाक वगैरह इस तरीके के। तो वो आए ही इसी मतलब घोषणा करते हुए। तो अगर वो मंदिर अब बना रहे, उनके शासनकाल में बन रहा है, ये लक हो सकता है, गुड लक हो सकता है उनका कि उनके ही शासनकाल में फैसला आया मंदिर का और उन्हीं के शासनकाल में ये मंदिर का उद्घाटन हो रहा है। तो ये उनका लक है, अच्छी बात है, भाग्यशाली है। लेकिन क्रेडिट कहीं ना कहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जी, आप कह रहे हैं क्रेडिट मिलेगा। बिल्कुल। देश में हम देख रहे हैं जो एक टीम बनी है अलग से अपोजिशन की, इंडिया गठबंधन। वो ऐसी टीम बनी है, आज कैप्टन डिसाइड नहीं हो पा रहा है। तो 24 में कैसे मैच खेला जाएगा फिर? अरे अभी एक मेरा वीडियो था, वो एक रील एक लड़के ने डाली थी, काफी वायरल हुई थी। उसमें एक मैंने डायलॉग मारा था कि गठबंधन का नाम इंडिया और गठबंधन का चेहरा कौन है कि मिस्टर इंडिया, पता ही नहीं है कौन। दूसरा एक ये और बोला था मैंने कि व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, डीपी नहीं लगी अभी तक। हम लोग ग्रुप बनाते हैं, किस चीज का ग्रुप है उन्हें डीपी लगा देते हैं। इनके में अभी तक डीपी निश्चित नहीं हो रही कि किसकी लगाई जाए। और मुझे जहां तक 99% उम्मीद है, ये गठबंधन होगा ही नहीं। चुनाव तक आते आते ये सब बिखर जाएगा, क्योंकि जोश में लोगों ने हाथ तो खड़े कर दिए एक साथ कि, और बाद में सब एक दूसरे के सामने हाथ खड़े कर देंगे। कहीं कोई गठबंधन होने वाला नहीं है, क्योंकि हर एरिया में जहाँ जहाँ जो मजबूत है, जैसे बसपा से अगर आप कांग्रेस कह रही बसपा को साथ में ले लो, सपा कह रही कि बसपा को साथ में नहीं लेंगे। बस यहीं से शुरुआत हो रही है। कोई कह रहा हम यहाँ पे आपको इतनी सीटें देंगे, आप यहाँ पे हम मजबूत हैं। आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम दिल्ली में भले ही दे देंगे, पंजाब में बिल्कुल नहीं देंगे। कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं पंजाब में तो हमें चाहिए ही नहीं, हम अकेले खुद लड़ेंगे, हम आम आदमी पार्टी को नहीं देंगे। तो अगर देंगे तो जैसे बसपा को अगर ले लोगे, है ना, तो बसपा अगर यहाँ पे आपके साथ गठबंधन में आएगी तो वो कहेगी कि हमें एमपी में भी दो, हमें राजस्थान में भी दो। तो ये गठबंधन तो नहीं होना, ये गठबंधन नहीं चलेगा। और इधर बीजेपी का गठबंधन बहुत मजबूत है, तो उसके साथ भी दल है, लेकिन वो एक स्वीकार किए हुए है, मोदी जी का नाम स्वीकार किए कि हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, निश्चित है। वो सभी उन्हीं के चेहरे पर लड़ेंगे। यहाँ पर चेहरा ही डिसाइड नहीं हो रहा है और कोई किसी की जो कहते हैं ना कैप्टनसी को स्वीकार नहीं कर रहा। कैप्टन कौन बनेगा किसी को पता ही नहीं, कोई ये नहीं चाह रहा है। सब उसमें सारे प्रधानमंत्री हैं, जितने भी गठबंधन है, हर नेता प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है, सब उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन डिसाइड अभी तक नहीं हो पा रहा और हो भी नहीं पाएगा। व्यक्तिगत तौर पे मैं बताऊं, आप एक कवि हैं जी, और मैं जब क्लास में पढ़ता था तो कविताओं में इतना ही रुचि नहीं लेता था। अब उसमें क्या मैं भी नहीं लेता था मैं भी नहीं लेता था। तो उसमें रुचि तब आई जब कुमार विश्वास जी के शो को देखा,
फिर वो अलग चीज लगी, हाँ यार ये बढ़िया चीज है, ले में मान लो तो कुछ भी कह सकते हो तुम। हाँ। तो वहां से फिर 9th-10th में वो हिंदी में पढ़ने लगे, कविता यहाँ से स्पष्ट कीजिए, तो रुचि वहां से आई। आपके अंदर वो रुचि कब पैदा हुई कविता? मैं तो कहता हूँ एक्सीडेंटल कभी हूँ तरीके से। रुचि तो कहीं नहीं, एक तरीके से टाइम पास के तौर पे लिखी थी मैंने कविता। अच्छा। हाँ, सिर्फ टाइम पास के तौर पे। दरअसल हुआ क्या था, हाँ काम एक चीज आई थी जो 9th क्लास में जब मैं था तो डिबेट होती थी, वाद विवाद प्रतियोगिताएं। उस टाइम मैंने 3 साल लगातार पूरे इटावा में जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई वाद विवाद की, हर प्रतियोगिता में मैंने मतलब फर्स्ट आया, कभी सेकंड भी नहीं आया। तो उसमें ये था कि लिखता भी खुद ही था 9th क्लास में। मतलब ज़्यादा उम्र नहीं होती उस टाइम, लेकिन जैसा भी लिखते होंगे तो याद भी नहीं, ना पहले के वीडियो बनते थे, तो जैसा भी लिखते होंगे हर बार अगर फर्स्ट आ रहे थे तो जैसा भी अच्छा खासा लिखने लगे होंगे, तो वो जो एक टैलेंट पैदा हुआ, जो प्रैक्टिस थी पहले की, और बोलना, माइक पे बोलना, तो छोटे से बोल रहे थे 9th 10th 11th 3 साल तक लगातार बोलते रहे थे डिबेट वगैरह में। तो वो एक चीज़ अंदर छुपी हुई थी, जो प्रतिभा कह सकते हो, टैलेंट जो भी वो छुपा हुआ था। उसका फिर यूज़ नहीं, फिर बाद में बीटेक करने चले गए, फिर जॉब भी करी बार, फिर लौट के आए। तो फिर एकदम अचानक से सोचा, ऐसी मन हुआ कि हाँ कविता लिखें, थोड़ी बहुत लिखने लगे। तो लिखने की चीज़ें वहीं से ही आई जो 9th क्लास में हम लिखते थे अपने मन से ही। किसी तो को देख उस कर टाइम, नहीं आई, हाँ अपने उस टाइम आप से। पद्य में लिखते थे, उस टाइम गद्य में लिखते थे, है ना। अब उसी को चेंज करके थोड़ा सा कविता के फॉर्मेट में लिखने लगे। तो लिखना आता था मौलिक रूप से, तो उसका फायदा मिला। उसके बाद एक पहला थोड़ा कवि सा का मंच आपको कब मिला? पहला मंच एक बार कानपुर में गया था। छोटे मोटे कवि सम्मेलन जो गोष्ठियाँ टाइप में होती वो तो ठीक है। एक बार कानपुर में गया था कल्याणपुर महोत्सव में। ये है दिसंबर 2018 की बात या 17 की बात, शायद 17 की। तो वहाँ पे पहली बार गया था, और वहीं से फिर धीरे धीरे मैं तो ये कहूँगा अच्छे अच्छे लोग मिलते गए और रास्ते बनते गए, धीरे धीरे चलते गए। आप हमारे यहाँ MFP टॉक्स के शो पे कोई कविता अपनी तरफ से पेश करना चाहें तो? मैं तो वो एक चाचा जी वाली थी कि नौकरी हमारी चाचा ने लगवाई। हाँ, वो जरा सुना दीजिए। वो ऐसा था, ये एक तरीके से हकीकत वाली कविता है। ये कविता हाँ। देखो, जो जैसे मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले एक बात चली थी कि सहनशीलता खत्म हो चुकी लोगों की। हाँ। ये मैंने कुछ दिनों पहले चाचा जी के सामने ही सुनाई थी कविता, और उनका जो रिस्पॉन्स था वो ये बोले कि बात तो सही कह रहे हो, ऐसे ही होता भी है। तो कई लोग क्या होता है जो उनके नाम का दुरुपयोग करते हैं, है ना, जो कहते हैं कि चाचा जी के सगे भतीजे, मतलब सगे चाचा बताते हैं उनको। तो सगे चाचा, हाँ, तो ऐसे मैंने कहा कि 2 भतीजों की आपस में बातचीत हुई, 2 भतीजे आपस में टकराए तो क्या बातचीत हुई इनके बीच में। तब मैंने सुनाया था कि 3 लड़कों को जब पुलिस ने रोका तब एक बोला आज तेरी आफत ही आई है। उसने पुलिस वाले को हड़का दिया चाचा जी के भरोसे। हाँ। एक बोला आज तेरी आफत ही आई है, चाचा जी का हूँ सगा भतीजा, जानता नहीं क्या बाइक भी ये खुद चाचा ने ही दिलवाई है। तो पुलिस वाला बोला चल साइड में लगा ले बाइक, जानता हूँ तूने सारी बातें ये बनाई हैं, तेरे जैसा ही भतीजा चाचा जी का मैं भी तो हूँ, मेरी नौकरी भी चाचा ने ही लगवाई है। वाह। तो ये रियलिटी है। रियलिटी है, कई ऐसी चीजें। अभी एक मैंने लिखी उसमें, अभी जो राम के लिए था मैंने एक 4 लाइन लिखी थी उसमें, वो और सुना देता हूँ। अभी ऐसा मुद्दा चल रहा है कि राम लला तरपाल के साए में रहते थे। और आज जो कई लोग कह रहे हैं, जो विपक्षी नेता, कि राम पूरे देश के हैं, जिन्होंने एफिडेविट तक लगाया कि राम हुए ही नहीं, अगर हुए तो उनका आधार कार्ड कहाँ है, उनका प्रमाण क्या है। तो ऐसे तथाकथित भक्त जो थे वो भी अब कह रहे हैं कि राम हम सबके हैं, केवल भाजपा के नहीं है। वो अलग बात है, राजनीति से दूर हटके राम लला तरपाल के साए में रहते थे, राम लला तरपाल के साए में रहते थे, तथाकथित भक्तों के सताए से रहते थे। मंदिर नहीं बना तो ऐसा लगता था, मंदिर नहीं बना तो ऐसा लगता था,
हम अपने ही घर में किराए पे रहते वाह थे, क्या बात है। हम अपने ही घर में किराए पे रहते थे। अच्छा था। पहले के सर जो कवि लिखते थे वो पेन और पेपर पे लिखते थे, उनके पास इतने स्रोत भी तब नहीं। मोबाइल नहीं थे। हाँ तब मोबाइल नहीं थे। हम मोबाइल पे लिख रहे। तो सोशल मीडिया बढ़िया हथियार बना हुआ है सबका। तो उन्हें आयोजक भी बहुत जल्दी नहीं मिलते थे। वो आजकल क्या है, आपने लिख दिया घर बैठे, फेसबुक या ये बात इंस्टा तो पे सही। लिख दिया, वायरल हो गई। तो जो हाँ हाँ आप कंप्लीट करिए सुनो। नहीं देखो, इसका ऐसा है, सोशल मीडिया का ये फायदा भी है नुकसान भी है। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनका सोशल मीडिया पे उतना अच्छा दबदबा active नहीं है, नहीं है। एक्टिव नहीं है उतने, तो वो अभी भी मतलब गुमनामी के दौर में, ये कह सकते हो गुमनामी में है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत साधारण सा लिखते हैं लेकिन उनका तरीका सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है और टीम वगैरह काम कर रही है, तो वो और उतना अच्छे से वायरल हो रहे हैं। कुछ उल्टे सीधे लोग भी वायरल होते हैं, ये देखा ही होगा आपने। वो वायरल हो जाते हैं और सर ये भी है कि जो वायरल हो गया वो समझ लगते हैं मैं सक्सेसफुल हो गया। क्या वायरल होना सक्सेसफुल का पैमाना है आपके हिसाब से? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई ऐसे आपने देखे होंगे ना, वो एक बाबा ढाबा वाला कौन था, वो हाँ, वायरल बाबा। हुआ था, पता नहीं कहाँ है। और एक वो कौन सिंगर थी जिसका हिमेश रेशमिया ने लेडीज थी वो, हाँ क्या नाम था उसका, रानू मंडल। रानू मंडल। हाँ रानू मंडल। तो वो उठी एकदम से और वो कच्चा गई। एक बादाम वो वाला एक बच्चे सिंगर कच्चा था वो। बादाम वाला, एक वो लड़का जो था पीछे देखो पीछे नहीं वो, अरे यार बचपन का प्यार, हाँ वो उस अच्छा अब देखो उसने अपना यूज किया, बादशाह ने कितने बड़े तरीके से उसको है ना एक रैप में लेके आया। रानू मंडल को इमेज जैसे में एक उसमें लेके आए, तो उन्होंने एक क्या ना उस तरीके का होता है कि गरम गरम है खा लो, उसके बाद यूज करा उन्होंने, उसके बाद से फिर कभी ना बुलाया ना पूछा, है ना। तो उस तरीके का वायरल होना कोई सफलता का वास्तव में पैमाना नहीं है। हाँ लेकिन ये है कि साधारण चीज़ें भी वायरल हो जाती हैं और बहुत असाधारण टाइप की चीज़ें, अच्छी चीज़ें वो भी वायरल नहीं होती। तब तो ये दो-धारी तलवार है, इस पर अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। और हालांकि अब ये बात सही है, कॉपी पेन पे कोई भी नहीं लिखता। मैं भी मोबाइल पे ही लिखता हूँ सारी कविताएँ, वो सेव भी रहती हैं और कभी जैसे कोई ज़रूरत पड़ती है तो एडिट वगैरह भी आसानी से हो जाती है इसलिए। सर कवि की अपनी अलग अलग विधाएं होती हैं काफ़ी, कोई रोज कवि होते हैं, कोई हास्य कवि होते हैं। आपका पर्टिकुलरली हमने देखा हास्य पे ज़्यादा हाथ मजबूत है। ऐसा है देखो, कवि क्या होता है, कवि तो सारी चीज़ें लिखता है। हर कवि, जो भी कवि है, कवि का मतलब रचना करने वाला, रचनाकार जो रचना करता है तो वो सब चीज़ें लिखता है ना। लेकिन किसी एक पे, जैसे हाथ मजबूत वाली बात बिल्कुल सही है, किसी एक पे या तो इंटरेस्ट ज़्यादा हो है या फिर उसका चीज़ें अच्छे से पकड़ कमांड, लेते हैं। हाँ तो होता क्या है कि जैसे हम लोगों का जो हास्य वाले कवि, उनका सोचने का तरीका अलग थोड़ा सा होता है, वीरस के कवियों का अलग होता है तरीका। लिखते हम सभी लोग हैं, हर चीज़ लिखते हैं और शुरुआती दौर पे तो अभी तुम भी लिखते हो है ना, हर तरीके के थॉट दिमाग में आते होंगे। लेकिन फिर वो ये है कि जैसे मंच पे जब जाते हैं तो एक पहचान होनी चाहिए, आप किस चीज़ से किस तरीके के, जैसे कहते हैं कोई मजाकिया इंसान है, बहुत गुस्सैल इंसान है, उसी तरीके के कवियों में भी है। अब गुस्सैल वाला हमेशा गुस्सा तो रहता नहीं है ना मजाकिया वाला हमेशा मजाक के मूड में रहता है, ना गंभीर व्यक्ति हमेशा, लेकिन एक पहचान बन जाती है कि हाँ वो गंभीर है, वो गुस्सैल है, तो ये सब चीज़ एक पहचान बन जाती है। ऐसी कवियों की पहचान के लिए ही है। तो मुझे हास्य में थोड़ा अच्छा लिखता है, दिमाग थोड़ा जल्दी काम करता है, तो इसलिए हास्य लिखता हूँ। और हास्य इस समय तो से बताऊँ, एक बात यहाँ पे कहूँ मैं कि कविता क्या है कि हर समय एक उद्देश्य लेकर चलती है। कविता हमेशा ही एक उद्देश्य के साथ, एक टारगेट उसका होता है, उसके साथ चलती है। जैसे हिंदी में पढ़े होंगे वीर गाथा काल, भक्ति काल, है ना। तो उस टाइम शुरुआत में जब ज़रूरत पड़ी थी, युद्ध वगैरह होते थे तो लोगों का उत्साह जगाने के लिए, तो वो वीर रस की कविताएं लिखी जाती थी, है ना। राजा अच्छा काम करे, राजा की उसकी तारीफ में भी कविताएं लिखी गई। फिर एक टाइम ऐसा है जब भक्ति काल की कविताएं लिखी गई, है ना। कुरीतियों को मिटाने के लिए कबीर ने कविताएं लिखी, और जैसे रामचरितमानस जब लिखी गई तो एक जागृति फैलाने के लिए ईश्वर के रूप में, ईश्वर के बारे में, आस्था के बारे में जब जागृति फैलानी थी तो भक्ति काल में भजन लिखे गए, रामचरितमानस लिखी, इस तरह की कविताएं लिखी गई। फिर जब धर्म की वजह से कुरीतियाँ पैदा हुई कुछ,
कुछ लोगों ने गलत इस्तेमाल किया, तो उसको भी हटाने के लिए कबीर ने फिर लिखा, है ना। तो कविता हमेशा उद्देश्य लेके चलती है। तो इस समय जो मेरा मानना है कि सबसे बड़ा उद्देश्य कविता का ये है कि आदमी कई तरीके के तनाव में है, डिप्रेशन में है, इस समय अगर आदमी हंसता है, मुस्कुराता है, वो सबसे बड़ा उद्देश्य कविता का यही है कि आदमी हंसे और टेंशन फ्री हो। तो ये सोचकर मैं लिखता हूँ कि हास्य इस समय उद्देश्य कविता का यही होना चाहिए कि लोग इस मानसिक रूप से स्वस्थ रहें, तनाव ना लें, परेशान ना हो। कविता से अगर उन्हें थोड़ा बहुत मुस्कुराना सीख जाते हैं, मुस्कुराते हैं, तो अच्छा लगता है। कभी कभी सर जैसे आप नए कवि हैं, नए लड़के आते हैं जो कभी कविता लिखने, तो आपके पास भी आते होंगे। बिल्कुल आते तो हैं। आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं जो नए लिख रहे हैं उनको? कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं। सीधा सी बात ये है कि एक तो लिखते रहिए, पहली चीज़, ठीक है। और सबसे अच्छा क्या लिखा है ये कभी कोई डिसाइड ही नहीं कर पाता। मरते दम तक जो कवि होगा वो मरते दम तक लिखेगा, और पता नहीं कब जब लास्ट उसका कब कौन सी अच्छी कविता और अच्छी आ जाए। आज बहुत अच्छी कविता कोई मेरी है, हो सकता है 2 साल बाद वो नहीं आ रही, उससे और अच्छी कोई कविता आ जाए, उसके और आगे आ जाए। तो लिखते रहिए। नए लोगों से ये कहूँगा कि लिखते रहिए, कोशिश करते रहिए, लगातार नई नई चीज़ें प्रयोग करिए। बातें सभी कुछ हर कोई कह चुका है। जितनी भी बातें हैं, जितने भी थॉट हैं, लगभग सारे थॉट कहे जा चुके हैं। वही बातें कबीर ने भी कही, वही बातें रहीम ने भी कही, अलग अलग लोगों ने कही। अभी हाल में ही जो कवि हैं, तो पाकिस्तान के लिए कई तरीके की बातें कही जा चुकी हैं, मंदिर के लिए कई तरह की बातें कही जा चुकी हैं, सारे थॉट बोल दिए जा चुके हैं। अब यह है कि आप किस तरीके से उसको कहते हैं, किस नए तरीके से कहते हैं, है ना। तो ये चीज़ें जो नए लोग आ रहे हैं वो ये कोशिश करें कि उस चीज़ को नए तरीके से कहने की कोशिश करें। और थोड़ा सा बस सबसे बड़ी बात ये कहूँगा कि धैर्य रखें। बहुत जल्दी सोचते हैं मंच नहीं मिल रहा, डिप्रेशन में आ जाते हैं, अरे अब क्या करें यार, छोड़ें, ये सब चीज़ें सोचने लगते हैं। ऐसा ना करें, लिखते रहें, सीखते रहें, और धीरे धीरे आएगा। अगर आप लगातार लिखते हो तो निश्चित तौर पे आप कुछ टाइम बाद निखरना चालू हो जाओगे, है ना। ये कभी मत सोचो एकदम से लिखने लगे एकदम से हिट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। और आप खुद लिखते हो ये चीज़ें तो आपको भी होंगी। तो मैं तो ये कहूँगा कि मेरे इंटरव्यू में एक कविता आप अपनी वाली सुना दो। मैंने तो सुनाइए। सर ये है कि पोखर किनारे बैठे मिलेंगे, पोखर किनारे बैठे मिलेंगे, तेरे नाम की चादर ओढ़े मिलेंगे, बढ़िया। तेरे नाम की चादर ओढ़े मिलेंगे, आकर जब भी हमसे मिलोगी, आकर जब भी हमसे मिलोगी, हम तुम्हें यूं ही कुआरे मिलेंगे, हम तुम्हें यूं ही कुआरे मिलेंगे। बढ़िया है, बढ़िया। ये सब 2-4 शब्द इधर उधर कर लेते हो। नहीं, बिल्कुल लिखते रहो, निखार आएगा, अपने आप निखार आता है हर किसी को, अभी तुम्हें खुद ही समझ में आएगा, है ना। तो बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बातचीत करके। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपके लिए ये सेशन अच्छा रहा होगा। देखते रहिए MFP टॉक्स, द देसी बातचीत।